Hello friends, a warm welcome to you all to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. I am हिरेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल नंबर के होते हैं, अथवा कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल दिखते हैं अर्थात बहुवचन में दिखाई देते हैं, जबकि उनका प्रयोग सिंगुलर के जैसे किया जाता है, सिंगुलर के रूप में किया जाता है। जैसे आज हम उन कॉमन एरर्स की चर्चा करेंगे जिनमें कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जो कि देखने में इसमें प्लूरल के रूप में एस लगा हुआ है। जैसे सम्मन्स है, सम्मन्स माने होता है बुलावा, अर्थात किसी कोर्ट की तरफ से या ऑफिस के अधिकारी की तरफ से अगर कोई बुलावा आता है उसको कहते हैं सम्मन्स। मोस्टली वो कोर्ट की तरफ से सम्मन्स भेजे जाते हैं, तो इसको सिंगुलर नंबर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सम्मन्स देखने में लग रहा बहुवचन लेकिन यह एक वचन में, सम्मन्स वाज सर्व्ड, नहीं तो हम एस देख करके इसको सम्मन्स वर सर्व्ड करते, लेकिन ये क्योंकि सिंगुलर नंबर में होता है इसलिए सम्मन्स के साथ वाज का प्रयोग किया गया। सम्मन्स वाज सर्व्ड ऑन हिम, और किसी को अगर किया जाता है सम्मन्स सर्व तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, टू नहीं किया जाता। सम्मन्स वाज सर्व्ड ऑन हिम बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको सम्मन जारी किया गया। अब अगर इस सम्मन्स का बहुवचन है, अगर कई सारे लोगों को सम्मन्स भेजे गए हैं तब हम उनको सम्मन्सेस कहते हैं। सम्मन्सेस अर्थात प्लूरल नंबर सम्मन्सेस होता है। जैसे सम्मन्सेस वर सर्व्ड, सम्मन्सेस भेजे गए, बुलावा पत्र भेजे गए टू द अक्यूज्ड, उन सारे अक्यूज्ड को जो कि कोर्ट में अपीयर होने के लिए, टू अपीयर इन द कोर्ट, मतलब टू द अक्यूज्ड कहने मतलब बहुत सारे अक्यूज्ड हैं, क्योंकि यहां द अक्यूज्ड का मतलब कि बहुत सारे अपराधी लोग हैं जो जिनको अक्यूज किया गया है, दोषी लोगों को भेजा गया है। तो यहां द अक्यूज्ड सिंगुलर नहीं है बल्कि वो प्लूरल नंबर में लिखा गया, क्योंकि किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वो प्लूरल नंबर हो जाता है। दूसरा चीज देखेंगे, मीन्स माने होता है साधन। देखने में मीन्स, वैसे मीन अगर अकेले होता तो हम इसको मीन माने होता है अर्थ होना, मीन माने होता है निम्न प्रकृति का होता, ही इज मीन फेलो कहते हैं, मतलब कि नैरो माइंडेड, मीन माइंडेड। तो लेकिन जब मीन्स लग जाता तो उसका मतलब होता है साधन, मीन्स माने साधन। तो मीन्स को हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। मीन्स को हम सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा प्लूरल में भी। जैसे एक हिंदी में हमने इसीलिए वाक्य लिख लिया, क्या स्कूल जाने के लिए तो आपके पास कोई साधन है, मतलब एक साधन की बात कर रहा। डू यू हैव एनी मीन्स, अब एनी मीन नहीं कहेंगे, कोई एक साधन के लिए भी हम मीन्स ही कहेंगे, टू गो टू स्कूल। दूसरा है अनफेयर मीन्स, बाय अनफेयर मीन्स वर्स यूज्ड बाय सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। तो यहां बहुवचन का प्रयोग किया गया है और मीन्स, यहां सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया गया है तो भी मीन्स ही आया है। देखिए तीसरा पॉइंट है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये देखने में तो ऐसा लगा हुआ है, शूज है, सॉक्स है, ट्राउजर्स हैं, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। माई शूज आर डर्टी, माई शूज आर वेरी कॉस्टली। सॉक्स इसी तरह से, ट्राउजर्स भी होता है और शर्ट्स भी होता है, शर्ट्स भी, क्योंकि अब इनको क्यों हमेशा प्लूरल लिखते हैं, क्योंकि दे आर इन पेयर्स, क्योंकि वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, दे आर नॉट सिंगल, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो ये ट्राउजर्स, शर्ट्स, सॉक्स ये हमेशा प्लूरल नंबर में ही होते हैं। माई ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी सो आई वॉश्ड इट टुडे। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये तो ड्रेसेज हो गए। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे सीजर्स है, कैंची, टॉन्ग्स जिसको सड़सी कहते हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ करके बर्तन को उठाया जाता है, क्योंकि उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो प्लैंक्स होते हैं, इसलिए उनको हम बहुवचन में लिखते हैं सीजर्स। बेलोज इसी तरह से धौंकनी चलती है, उसमें दो हवा डालने के लिए दो उसमें पाइप्स होते हैं, इसलिए बेलोज
में बहुवचन है। स्पेक्टिकल्स, जैसे चश्मा लगाते हैं हम लोग, तो उस चश्मे में भी उसके 2 आईज पर 2 ग्लासेस होती हैं, इसलिए स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। शीयर्स, इसी तरह से जिस इंस्ट्रूमेंट से जानवरों के बाल काटे जाते हैं, प्रायः शीप के, भेड़ों के बाल काटे जाते हैं, उनको शीयर्स कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को। इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आर्म्स माने भिक्षा, एनाल्स माने चैप्टर, एशेज माने राख, एसेट्स माने संपत्तियां, थैंक्स माने धन्यवाद, प्रोसीड्स माने लाभ, स्पिरिट्स माने भावनाएं, टाइडिंग्स माने न्यूज समाचार, सेविंग्स माने बचत, बिलोंगिंग्स माने अपने सारे साधन, जो मतलब अपने जितने भी हमारे से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उन सबको बिलोंगिंग्स कहते हैं। रिचेस संपत्तियां, क्रेडेंशियल्स माने प्रमाण पत्र एक तरह से होता है। तो ये सारी चीजें और कंटेंट्स, ये सब इटसेट्रा, ये सब चीजें जो हैं इसमें बहुत सारे सो मेनी वर्ड्स आर देयर व्हिच आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो अब देखिए, आर्म्स माने भिक्षा, some beggar comes at the house and he asks for the alms. Alms were given to the beggar. Alms were given to the beggar. उसको बेगर को दिया गया। प्रोसीड्स जैसे होता है, प्रोसीड्स माने होता है लाभ। तो कहने का मतलब है कि प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। कंपनी के जितने भी प्रोसीड्स थे, लाभ थे, वो शेयर होल्डर्स में वितरित कर दिए गए। दूसरे में क्या है, स्पिरिट्स माने भावनाएं। माई स्पिरिट्स फॉर द नेशनलिज्म आर वेरी हाई। राष्ट्र के लिए मेरी भावनाएं बहुत ऊंची होती हैं। टाइडिंग्स माने होता है समाचार, टिडिंग्स माने होता है समाचार। द टिडिंग्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ मी, और यह भी हम कह सकते हैं कि द टिडिंग्स वर गिविंग बैड इंफॉर्मेशन। जो न्यूज थी वो बहुत ही खराब सूचना या इनऑस्पिशियस इंफॉर्मेशन दे रही थी। सेविंग्स माने उसी तरह से होता है बचत, कि सेविंग्स आर स्टोर्ड इन वन पॉट, मतलब कि जो बचत है हमारे एक पॉट में, उसको हम कर देते हैं, उसको रखते हैं। सेविंग्स आर कलेक्टेड और दे आर स्टोर्ड इन ए पॉट so that they can be deposited in a bank, जिससे कि we can save some money, we can save some sources for our earnings आगे के लिए। belongings माने होता है जो हमारे साधन होते हैं या हमारे साज सामान, कि all the belongings were taken away by the Englishman के द्वारा सारे अपने साज सामान ले जाए गए। उसी तरह से क्रेडेंशियल्स कहते हैं। क्रेडेंशियल्स, जब कोई राजदूत कहीं दूसरे देश में जाता है तो अपने पहले वो सारे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसको हम क्रेडेंशियल्स कहते हैं। कि द क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन एम्बेसडर वर शोन टू द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज अपॉइंटेड न्यूली। दूसरी चीज इसी तरह से कंटेंट्स माने होता है बर्तन में रखी हुई वस्तुएं। अगर हम कंटेंट कहेंगे तो कंटेंट माने होता है संतुष्ट होना, लेकिन संतुष्ट होना वो अलग चीज है, और कंटेंट्स माने होता है किसी अंदर वस्तु के अंदर रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको कंटेंट्स कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑल द कंटेंट्स वर पोर्ड डाउन फ्रॉम द पॉट, बर्तन से सारे वस्तुओं को उनको पोर्ड डाउन या उलट दिया गया। ये नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं पर हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से नाउन देखने में? कैटल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैटल हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जेंट्री, कहीं किसी के जो वहां की रहने वाली जो आबादी भद्र पुरुष लोगों का जो ग्रुप होता है उसको जेंट्री कहते हैं। सुसज्जित मतलब सुसंस्कृत लोगों को जेंट्री कहते हैं। जेंट्री, पिजेंट्री माने वहां का समूह, कृषक वर्ग जो होता है उसको हम पिजेंट्री कहते हैं। उसी तरह से पोल्ट्री, मतलब कि जहां जो पोल्ट्री माने कृषि मतलब जो जहां मुर्गियां पाले जाते हैं उनको हम पिजेंट्री पोल्ट्री कहते हैं। और इसी तरह से क्लर्जी जो होता है दैट इज द ग्रुप ऑफ द प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट को हम क्लर्जी कहते हैं। उसी तरह से पुलिस इज आल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म हमेशा। तो या तो हम क्लर्जी मैन कहें अर्थात ईसाई व्यक्ति जो पुजारी होता है पादरी, क्लर्जी मैन कहें तब तो सिंगुलर में होगा। उसी तरह से पुलिस मैन कहें तब वो सिंगुलर में होगा। बट व्हेन इट इज
यूज्ड इन इस ओरिजिनल फॉर्म केवल पुलिस या क्लर्जी ग्रुप में कहेंगे, या जितने भी वर्ड्स हैं ये तो वो प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहें कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एट दिस टाइम। इसी तरह से जेंट्री ऑफ दिस एरिया आर ऑफ वेरी हाईली ब्रेड। क्या मतलब कि यहाँ के जेंट्री जो है वो बहुत ही सुसज्जित सुसंस्कृत लोग हैं, हाईली ब्रेड हैं, जिनका पालन पोषण अच्छी तरह से किया गया। उसी तरह से निम्न नाउन्स प्रायः सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अल्फाबेट, बेडिंग, क्लोथिंग, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, पोएट्री और सीनरी एंड एडवाइस etc. So there is a long list of these kinds of words which look very singular, but they are always used in plural number. Alphabet, because this is a group of letters, so a group of letters जो है वो अल्फाबेट सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाएगा। बेडिंग अल्फाबेट, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट इज taught to the learners while they are going to learn any language। तो अल्फाबेट पढ़ाया जाता है सबसे पहले। बेडिंग माने होता है बिस्तर, मतलब फर्नीचर, ब्लेडिंग, क्लोथिंग, लगेज, इस तरह से जितने भी वर्ड्स हैं इसमें वो सब सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखने में तो बहुवचन लगता है, लगेज का मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ लगेज, बट इट इज बंडल व्हेन इट इज combined or tied into one pile, then it becomes luggage। luggage का मतलब होता है साज सामान। तो वो सामान the luggage was very heavy, जैसे हम कहें उसका लगेज बहुत भारी था। इसी तरह से पोएट्री क्या होता है? पोएट्री इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, so many poems they are found, they are collected and it is given the name of poetry। पोएट्री, तो पोएट्री जो होता है वो एक पोएट्री किताब होगी, जैसे बुक होगी पोएट्री की, उसमें सो मेनी पोएम्स होंगी, बहुत सारी पोएम्स। इसी तरह से सीनरी माने होता है दृश्य। हाँ, द सीनरी ऑफ द हिल एरिया वाज वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही मनमोहक दृश्य था। तो सीनरीज नहीं होता, हम बहुवचन में उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से एडवाइस होता है, एडवाइस माने होता है सलाह। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी सलाहें बहुत अच्छी थी, ऑल हिज एडवाइसेस वर वेरी गुड, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जो भी एडवाइस, एक टॉपिक पर एडवाइस जो होती है, चाहे कितनी सारी सलाहें उसमें शामिल हों, तो वो एडवाइस ही कही जाएगी। हिज एडवाइस वाज वेरी अप्रोप्रिएट टू मेक माई फ्यूचर, मेरे भविष्य को बनाने के लिए उसकी सलाह बहुत ही उचित थी। तो लेकिन जब एडवाइसेज हो जाएगा, एडवाइसेज का मतलब तो सूचनाएं हो जाता है। बहुवचन अगर इसका बनाएंगे तो एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं, एडवाइस का मतलब फिर सलाह नहीं होगा। नेक्स्ट रूल के रूप में हम देखेंगे, नियम के रूप में, जब कोई प्रोनाउन के बाद किसी क्लॉज का प्रयोग होता है, मतलब कि अगर प्रोनाउन के बाद कोई दूसरा वाक्य उससे जुड़ा होता कंजंक्शन के साथ, तो उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के साथ हो तो उस प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात उसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं लिखा जाता। जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि हु इज स्टैंडिंग देयर, तो हम उसका जवाब देते हैं इट्स मी। वहां आप इट्स मी कह सकते हैं, लेकिन जब इट्स मी के बाद कोई चीज और आगे हम कहेंगे तो वो मी को हम आई में चेंज करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इट इज मी हु रिसीव्ड द प्राइज, ये मैं था, ये मैं हूं जिसको प्राइज मिला या जिसने प्राइज को प्राप्त किया। लेकिन यहां पे ये मी गलत है, सेंटेंस ये गलत है, इसको लिखा जाएगा इट इज आई हु रिसीव्ड द प्राइज, क्योंकि यहां प्रोनाउन जो है उसके बाद एक क्लॉज का प्रयोग हो रहा है। ये पूरा क्लॉज है क्योंकि अगला सेंटेंस है जो कि WH वाले कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, माइन, इट्स एंड दियर्स। ये इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब अधिकार सूचक प्रोनाउन को या सर्वनाम कहा जाता है, अधिकार वाचक सर्वनाम। लेकिन अब ये कहाँ यूज करते हैं? हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि इट इज माइन बुक, इट इज माइन बुक नहीं कहेंगे, इट इज दियर्स प्रॉपर्टी हम नहीं कहेंगे। कहां पर वो उसका प्रयोग किया जाता है? ये अधिकार सूचक या पोजेसिव प्रोनाउन वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे इज इट योर पेन,
नो इट्स नॉट माइन। अब आप देखिए, क्या ये आपका पेन है? तो आपने कहा नो इट इज नॉट माइन, इट मे बी हर्स, ये मेरा तो नहीं है, ये उसका हो सकता है। तो देखिए यहां हर्स ये लास्ट में यहां आया है, और इसी तरह से क्योंकि ये एडजेक्टिव है, अगर देखा जाए तो पेन के पहले, नाउन के पहले योर शब्द आया है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव के काम को हटाने के लिए हम इसको अगर पॉजेसिव फॉर्म में करेंगे तो पेन के बाद योर्स लगाएंगे। इट इज, दिस पेन इज योर्स, दिस बुक इज माइन, दिस प्रॉपर्टी इज दियर्स। तो इस तरह से हम लास्ट में ये पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, जो कि योर्स, हर्स, इन हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, माइन और इट्स या दियर्स का प्रयोग हम लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद में या थिंग के बाद में इट इज नॉट माइन, ये मेरी बुक नहीं है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माई बुक। लेकिन माई बुक तो पहले आ गया माई, लेकिन माइन का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो लास्ट में लेकर जाएंगे, दिस बुक इज नॉट माइन। अगला देखेंगे हु, हुज, व्हिच और दैट का प्रयोग। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हु जो है पर्सन के लिए आता है, हु माने जो, वैसे तो कौन, लेकिन कनेक्टिव के रूप में ये इसका मतलब होता है जो। और विच और दैट, इनका मतलब भी जो या जो की होता है। ये लाइफलेस चीजों के लिए आते हैं, ये पर्सन के लिए और ये लाइफलेस चीजों के लिए आते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में देखिए, लेकिन द टेबल हुज, यहां पे हुज माने होता है जिसका, हुज मीन्स जिसका या जिसकी। वह टेबल जिसकी एक टांग, लेग ब्रोकन है, इज लाइंग इन द यार्ड, वो यार्ड में पड़ी हुई है। अब यहां पर जबकि टेबल के लिए हमें व्हिच लगाना चाहिए था, टेबल के लिए हमें व्हिच लगाना चाहिए था, क्योंकि व्हिच लाइफलेस चीजों के लिए आता है और हुज जो है ये पर्सन के लिए आता है, हु पर्सन के लिए आता है और इसी तरह से हुज भी पर्सन के लिए आता है। लेकिन इस परिस्थिति में देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं, तो द टेबल हुज वन लेग इज ब्रोकन इज लाइंग इन द यार्ड। अब इसमें ये हुज जो है ये पर्सन के लिए आता तो जरूर है, लेकिन अगर टेबल के तुरंत बाद हम क्लॉज का प्रयोग कर देते हैं, तब उसमें हम हुज का ही प्रयोग करेंगे, व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। द टेबल व्हिच वन लेग, क्योंकि हुज माने जिसका, तो व्हिच वन लेग तो कहेंगे नहीं, हाँ ऑफ व्हिच कहेंगे, ऑफ व्हिच वन लेग इज ब्रोकन। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ये दोनों आप, क्योंकि इसमें आप प्रीपोजिशन लगा करके तब आप इस फ्रेज को या क्लॉज को लिख रहे हैं। तो द टेबल ऑफ व्हिच वन लेग इज ब्रोकन इज लाइंग इन द यार्ड, या द टेबल हुज, उसके अगर नाउन के तुरंत बाद हमने कनेक्टिव या क्लॉज का प्रयोग किया है तो हुज आ जाएगा, लेकिन व्हिच जो है वो किसी प्रीपोजिशन के साथ ही आएगा, ऑफ व्हिच, फ्रॉम व्हिच एटसेट्रा। दूसरा आप देखिए, ए मैन एंड हिज पेट, एक आदमी और उसका पेट माने पालतू जानवर, दैट वी मेट यस्टरडे हैव गॉन फ्रॉम हियर। अब यहां पे ए मैन, वैसे तो हमें क्या देखने में लगता था, ये देखने में लगता था कि एक आदमी और उसका पेट जो कि जिससे हम मिले, तो यहां होना चाहिए था हुम, क्योंकि पर्सन के लिए हुम आता है। लेकिन दोनों के, जब मैन और पेट दोनों के भाव को व्यक्त करना है, तब हम हुम नहीं कहेंगे, तब हम उसको हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट वी मेट यस्टरडे, जिनसे हमने मुलाकात की थी यस्टरडे, हैव गॉन फ्रॉम हियर। इसलिए आदमी हुम वी मेट तो कह सकते थे, लेकिन आदमी के साथ अगर उसकी वस्तु कोई है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से सच एंड सेम के सेंटेंसेज में एज और दैट का प्रयोग किया जाता है। से सच के साथ भी एज आता है और सेम के साथ भी एज आता है और दैट आता है। देखिए, सच स्टूडेंट्स एज आर केयरलेस, सच के साथ तो एज ही आएगा, दैट नहीं आएगा। सच स्टूडेंट्स एज आर केयरलेस विल बी पनिश्ड, वे स्टूडेंट्स जो, यहां पर एज का मतलब होता है जो,
वे विद्यार्थी जो कि केयरलेस हैं उनको पनिशमेंट दिया जाएगा या पनिश किया जाएगा। और इसी तरह से दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है दैट आई सॉ इन द शॉप यस्टरडे, जिसको मैंने शॉप में कल देखा था। अब देखिए यहाँ सेम के बाद दैट आया है। दूसरे वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें भी सेम के साथ दैट नहीं आया बल्कि एज आया है। दिस इज द सेम बुक एज आई सॉ इन द शॉप यस्टरडे। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क यह है कि यहां पर तो वही किताब है, मतलब वही किताब जिसको मैंने वहां देखा था, जिसको मैंने बाजार में देखा था, यह किताब वो खरीद लाया वो आदमी। इसीलिए कह रहे हैं कि दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है जिसको मैंने यस्टरडे कल बाजार में देखा था, जो कि वो खरीद लिया है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में यह है कि दिस इज द सेम बुक, ये वही पुस्तक है, वैसे ही है जैसा मैंने बाजार में देखा था। कहने वाला देयर में बी सो मेनी अदर बुक्स देयर, इट इज वन अमंग देम। तो ये उनमें से एक है, इसलिए वैसी ही, वैसी जैसी मतलब जैसी मैंने देखा था वैसे ही ये किताब है। कहने का मतलब कि वही नहीं है बल्कि वैसी जैसी ही है जो मैंने देखा था। इसके बाद 10वें प्रकार के सेंटेंसेस में आप देखिए 1.5 years वर स्पेंट ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए हम कहें 1.5 के बाद ईयर्स आ गया, 1 और आधा साल। वर मतलब ये 1.5 साल हो गए। वर स्पेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट। देखिए डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस आप देखेंगे। 1.5 के बाद ईयर्स आया है, और ईयर्स क्योंकि बहुवचन में है तो इसके साथ प्लूरल नंबर का वर्ब आ गया वर। लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसी को लिखा गया है, 1 के स्थान पे हो गया ए माने 1, और उसके तुरंत बाद ईयर यहां लगा दिया गया। तो 1 ईयर जो होता है उसके साथ तो ईयर ही आएगा, ए के साथ तो ईयर्स होता नहीं। तो ए ईयर एंड ए हाफ कहने का मतलब कि दैट इज द कंबाइंड टाइम और द पीरियड। तो इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म जब हो गया या कलेक्टिव नाउन हो गया, तब वहां पर वो सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए ईयर एंड ए हाफ, 1.5 साल खर्च कर दिया गया है, तो यहां पे वाज आ गया है। ध्यान देंगे 1.5 के बाद अगर ईयर्स आया है तो बहुवचन, लेकिन ए ईयर और उसके बाद ए हाफ आया है तो एक ग्रुप का टाइम हो गया या पीरियड टाइम हो गया, उसके लिए हम वाज का प्रयोग। उसी तरह से 1.5 आवर्स, ठीक वैसे ही है 1.5 के बाद आवर्स अर्थात 1.5 घंटे का लंबा समय, मतलब एक और आधा जोड़ दिया गया है। वर टेकन टू कंप्लीट द वर्क। लेकिन एन आवर अगर पहले कह दिया गया, एन आवर 1 घंटा, एंड ए हाफ, इसका मतलब कि वो शब्द मतलब एक ग्रुप ऑफ टाइम और द पीरियड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम। तो इसलिए वो सिंगुलर नंबर में आता है, वाज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। इस तरह से सम सेंटेंसेस और द वर्ड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग कि हाउ टू यूज देम इन सिंगुलर फॉर्म और द प्लूरल फॉर्म। तो ये तो थोड़ा सा ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, और इसी आधार पे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स हैं जो कि माइन्यूटली डिस्कस्ड किए गए हैं। हमने तो उसमें केवल ए ड्रॉप इन द सी, समुद्र में एक बूंद जैसा ये हम लोगों ने प्रयोग देखा है, लेकिन दे आर यूजुअली और ऑफन यूज्ड सेंटेंसेस, इसलिए ये वेरी यूजफुल रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। वीडियो हम समझते हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।